नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्रकर और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज, जो कि सीरीज लगातार चली आ रही है। इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रखा है, उससे पहले और जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ रखा है। ये तीसरा लेक्चर होने वाला है जो कि आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें बेसिकली इसमें भी मिक्स कुछ है, जैसे कि गैस के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन जो रहता है अपचयन, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। साथ में आप लोग देखेंगे कि इसमें जब लोग पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके संयोजकता वैलेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कहीं पर आपको परमाणुओं के नंबर जो काउंट करने आते हैं वैसे क्वेश्चंस रहने वाले। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं 3-4, उनको मिलाकर मैंने क्वेश्चन निकाला हुआ है, तो उससे कवर करते हम लोग चलेंगे, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन से ही आपके सारी चीज़ लगभग जो क्या बोलना चाहिए, एक जो डाउट रहते हैं वो दूर हो जाएगा। अब ये तो 20 क्वेश्चन इसमें है, इसी प्रकार के लगातार ये सीरीज चली आ रही है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। इन सभी के पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ आप देखेंगे तो आपको 30 रुपीज़ पर इन सभी साइंस के सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के आपके एमसीक्यू के फोल्डर आपको मिलेंगे। वहाँ से आप परचेज करके उनको प्रिंट करा सकते हैं और डायरेक्ट वहीं से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइंस का सीरीज चल रहा है वो किसके लिए लाभदायक है, तो जो अभी प्रयोगशाला परिचारक लैब टेक्नीशियन के आए उनके लिए, साथ में और अदर एग्जाम जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है वहाँ पर ये काम आने वाला है। अब लैब टेक्नीशियन का मैंने बात किया तो उसका कोर्स हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से लॉन्च किया गया है, तो आप वो परचेस करके पढ़ सकते हैं। साथ में अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। केवल साइंस ही नहीं है, और भी चीज़ें, तो और भी चीज़ों को पढ़ो। वहाँ पर योगेंद्र सर, तामेश सर, सुमन मैम, मेरे द्वारा चीज़ों को पढ़ाया गया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में एक चीज़ बताऊँगा कि अब धीरे धीरे चुनाव निकल चुका है, चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगातार हर किसी न किसी सैटरडे संडे को एक एग्ज़ाम होगा। तो उन एग्जामों से पहले आप आपको तैयार कर ले। साथ में तैयारी को आंकने के लिए एक टेस्ट सीरीज भी दिलाते चले, तो टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, मात्र 99 रुपये में है। वो आप टेस्ट सीरीज परचेज करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक। टेस्ट सीरीज के क्या फायदे हैं तो मैं हर वीडियो में गिनाता हूँ, तो इसको बताने की आवश्यकता तो नहीं समझता मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ठीक है भाई। अब गैस क्या होता है, हमारे चारों ओर जो विद्यमान है वो क्या है, एक वायु भी है, वो क्या है, गैस है, गैसियस फॉर्म में ही रहता है। अब इन गैस के अलग अलग किसी का क्या बोलना चाहिए कि मास होता है, क्योंकि एलिमेंट ही है जाहिर तौर पर ये भी, तो इनके अलग अलग मास होते हैं, ठीक। अब जिसका मास है उसका क्या होगा, अपना एक डेंसिटी भी होगा, अपना एक वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो अब जिस तापमान पर किसी भी गैस का मतलब वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो सभी के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर आकर वो क्या हो जाते हैं, उसका आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वो कौन सा ताप होता है आपका, तो वो होता है परम शून्य ताप। क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको बोला जाता है, उस टेम्परेचर पर आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार, अभी हम लोग गैस के बारे में बात की, तो गैस से संबंधित कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग नियम दिए हैं, जिसमें से एक थे बॉयल, एक थे चार्ल्स, इसी प्रकार से, है ना। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, तो सबसे पहले मैं तो डायरेक्ट आपको सही आंसर बता रहा हूँ ताकि इस नियम को हम लोग याद कर पाए। उसका ये है, निश्चित, ये आयतन नहीं है, ये तापमान है, निश्चित तापमान पर, ठीक है, निश्चित तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब, प्रेशर और आयतन V का गुणनफल एक स्थिर रहता है, अर्थात PV इक्वल टू स्थिरांक, मतलब PV इक्वल टू स्थिरांक। स्थिरांक में मैं कोई भी चीज ले सकता हूँ, मान के चलो C में मैंने मान लिया, तो ये क्या है, कांस्टेंट को बता रहा है। तो ये होता है, ये किसने बोला, बॉयल साहब ने बोला था। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब,
और उसके आयतन का गुणनफल क्या होता है, स्थिरांक या स्थिर होता है या कांस्टेंट होता है। तो पी वी इक्वल टू सी, इसको याद रखना, डायरेक्ट ये पूछा जाए कभी एग्जाम में कि पी वी इक्वल टू सी किसका फॉर्मूला है, तो बॉयल के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ये होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला से आपको कल के डेट में पूछे कि दाब जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी तो कांस्टेंट है, तो वी को मैं इधर ला दिया तो वॉल्यूम, तो दाब जो होता है किसी भी गैस का लगाया गया आरोपित दाब कब नियत तापमान पर, वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या था, सी था, तो इसको मैंने इधर कर दिया, और जब ये सी कांस्टेंट है इसको हटाऊंगा इसको, तो यहाँ पर क्या ले लूंगा 1 अपन ही, ये होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना। तो ये भी किसके अनुसार है, इसी बॉयल के नियम के अनुसार है। ठीक है, अब बॉयल के नियम के बाद एक चार्ल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना नियम दिया था। उस चार्ल्स का नियम क्या होता है, तो नियत वहां पर तापमान था, यहाँ पर नियत आयतन पर है। एक सेकंड में देख लेता हूं। ठीक है, वही है, नियत दाब पर है, नियत दाब पर। वहां क्या था, नियत ताप पर था, यहाँ नियत दाब पर है। नियत दाब पर क्या होता है कि कोई भी गैस है उसका जो आयतन होता है वो उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, दिए गए तापमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी का यूज होना है आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो स्थिर दाब या प्रेशर पर उसका गैस का वॉल्यूम उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये चार्ल्स ने बताया था। अब ये आपने देखा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो अंतिम तापमान क्या होगा। ठीक है भाई, धीरे धीरे उसके गर्म करने बोल रहे हैं, लेकिन शुरू में 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होगा बता दिए, तो मुझे T1 की वैल्यू पता है, क्योंकि आगे अंतिम ताप पूछा है ना, अंतिम ताप को मैं मान लेता हूँ T2, तो मैं इसको T1 मान लिया। ठीक है, अब देखो, आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है, क्योंकि नियत दाब किसके कॉन्सेप्ट में आता है, चार्ल्स के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये नियम आ जाएगा, इस नियत दाब से आपने समझ लिया। नियत तापमान बोलता तो किसका नियम लगता, बॉयल का नियम लगता। ठीक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता है तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो ठीक है भाई, कब तक करेंगे, जब तक कि आयतन दोगुना ना हो जाए, मतलब पहले आयतन कुछ रहा होगा तो V हो गया, बाद में आयतन क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा, दोगुना हो गया ना। ठीक, अब इस नियम के अकॉर्डिंग मुझे पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V अपॉन T एक कांस्टेंट हो जाएगा, यही हो जाएगा। और एक कांस्टेंट सभी आयतन और तापमान के रेशियो के लिए सेम रहता है। सेम रहता है का मतलब क्या हो जाएगा, अगर V अपॉन T1 करूं, ये भी क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1, तो V2 अपॉन T2। अगर मैं बोलूं V3 अपॉन T3, तो ये जो रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक ही वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, ये समझ गए होगे आप। तो यहाँ से इससे मैंने ये निकाल लिया। ये नहीं क्यों निकाला, क्योंकि अब मेरा यूज यहाँ पर ये होने वाला है। कैसे चीज़ें आती है उसके बताने के लिए मैंने उन सब चीज़ों को बता दिया। ठीक है, कैसे है। अब मुझे पता था कि पहला मेरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या था, V था, बाद में वो दोगुना हो जाएगा, दोगुना होने तक मुझे गर्म करना है। तो पहले मेरा जब V आयतन था, कब, जब मेरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, तो उसका जो अनुपात आता वो भी एक स्थिरांक रहता, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से। अब ये क्या हो गया, इसको तब तक बढ़ाया T2 ताप तक जब तक उसका आयतन 2V ना हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन 2V हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो T2 उधर जाएगा, और इधर क्या आया 27, और किस में दिया, सेल्सियस में दिया है, तो 27 डिग्री सेल्सियस इंटू T, तो ये 54 डिग्री सेल्सियस। अभी बता रहा हूँ मैं ऐसे निकाल के, ठीक है, पूरा चीज़ को समझना। 54 डिग्री सेंटीग्रेड निकाला, यहाँ पर ऑप्शन में A दिया है तो ये सही आंसर हो जाएगा। गलत, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसी चीज को आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने बताया। क्योंकि जब भी ये गैसियों की बात होती है ना, तो हम लोग बेसिक एक यूनिट लेते हैं, होता है केल्विन। वैसे तो तापमान के अलग अलग यूनिट होते हैं, 4 यूनिट हम लोग पता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रैंकिन और केल्विन। लेकिन बेसिकली जो यूनिट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, केल्विन लिया जाता है। तो कभी भी आपको इधर किसी भी यूनिट में दिया जाए उसको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में करना है। तो केल्विन में आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, तब ये बनाएंगे। ये वाला फॉलो
ऐसे ही गलती आपसे होगी, इसी वजह से मैंने इसको समझाया। ठीक है, समझ हो गया आई होप। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना था 27 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, C माइनस 0/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है, तो ये 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएगा। C कितना था, 27 था, माइनस 0 तो 0 ही होगा। K माइनस 273, तो ये माइनस 273 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 तो 0 हट गया ना। तो K बराबर 273 में अगर 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो 300 केल्विन आता है, किसके बराबर, इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। उस वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, तब आपका आंसर सही आएगा। तो आप सही तरीके से बना लेते हैं भाई। ठीक, तो आपको अब टेम्परेचर क्या लेना है, गलत वाला कैसे बनता है मैंने बता दिया। तो 27 कभी भी नहीं लेना, उसको केल्विन में चेंज करना है। मेरा आया था क्या, 300 केल्विन, ये मैंने ले लिया, 300 केल्विन आया था, 300 केल्विन। अब ये T2 यहाँ से V और V बाकी सब कॉमन था, कट गया, तो 300 दूनी कितना हो जाएगा, 600 केल्विन, सॉरी 600 केल्विन। अब ये लगेगा कि 600 केल्विन आंसर हो गया, 600 केल्विन आंसर हो गया, लेकिन आपको पूछा किस में है। अगर 600 केल्विन कहीं दिया रहता तो आंसर 600 केल्विन ले लेते, लेकिन पूछा किस में है, सेंटीग्रेड में। क्यों, क्योंकि दिया सेंटीग्रेड में था, तो उस 600 केल्विन से वापस 27 डिग्री से मतलब सेंटीग्रेड में आपको चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करोगे, सेम प्रोसेस। तो सिंपल से याद रखना, कभी भी, अब इतना लंबा मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि कभी भी सेंटीग्रेड से हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो जितना सेंटीग्रेड दिया है उसको 273 में जोड़ दो, तो वो केल्विन में आ जाता है। जैसे 27 दिया था, 273 में जोड़ दो, केल्विन की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे ही जब केल्विन में दिया जाए और उसको सेंटीग्रेड में पूछा जाए ना, तो 273 इसमें घटा दो, तो इसमें 273 घटा दो, माइनस 273 करो, तो ये कितना आता, इसका 7, इसका आएगा 2 और इसका आएगा क्या 3, तो 327 डिग्री सेल्सियस। तो 327 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया, क्योंकि बेसिक मैंने बताया कि कौन सी गलती करते हैं, वो गलती करके दिखाया, फिर आपको सही क्या कैसे बनाना होता है उसको समझाने के लिए मैंने इन चीज़ों को बताया। ठीक है, तो ये आप आराम से समझना, इसको लिख लेना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हो गया, तो इसको आप लोग वापस से बना के देख लेना, बनता है कि नहीं, वही आता है कि नहीं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गैस की मात्रा विक्रमानुपाती होती है, तो गैस की मात्रा किसके विक्रमानुपाती होती है, दाब के, समय के, घनत्व के, या चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, द्रव्यमान के। तो गैस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, एक दो नियम मैं तो अभी बताया, एक PV इक्वल टू क्या होता है, K या C। ठीक है, एक कांस्टेंट होता है, और अभी मैंने बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, जो हम लोगों ने वो पढ़ा था, क्या बोलना चाहिए कि जो चार्ल्स का नियम पढ़ा था। ठीक है, तो ये किसके विक्रमानुपाती होता है बोल रहा है, गैस की मात्रा। तो गैस की मात्रा किसके विक्रमानुपाती होगा, हमेशा दाब के, प्रेशर के विक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा वो आया कहाँ से वो भी आपको बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। दो रूल तो बता दिया, लेकिन सर ये आया कैसे, तो एक तो PV वाला बताया था, PV इक्वल टू C, तो यहाँ पर P C/V यही बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ गैस की मात्रा बोला गया है, तो इसको इधर भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, V बराबर C/PV बोल सकते हैं। गैस की मात्रा मैं आयतन में मान सकता हूँ, तो ये दाब के अनुक्रमानुपाती ही हुआ, क्योंकि C कांस्टेंट है, इसको हटाऊंगा तो 1/P, और इससे पहले मैंने P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V ये भी करके दिखाया था। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर ले सकते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो आपको रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से ये मालूम होने चाहिए। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले क्या है, रेडियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है। ठीक है, यही सब है। ठीक, तो देख लो कौन सा है, प्लूटोनियम, हाँ होता है भाई। टाइटेनियम ये तो धातु होता है, ये तो नहीं होगा, तो सब पहले ही आंसर आपको मिल गया कि ये सही आंसर है, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं। बाकी कौन सा, यूरेनियम होता है, ठीक है, थोरियम होता है, ठीक है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका यूज हम लोग कौन सी ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं, कौन सी ऊर्जा बोल रहा हूँ ना मैं, जैसे कि अलग अलग होती है, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, उसी प्रकार में
इस रेडियो एक्टिव तत्व से कौन सी ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं? कौन सी ऊर्जा मतलब अगर मैं आंसर में बताऊं तो विद्युत ऊर्जा ही बनाते हैं, लेकिन किसके प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? किस प्रोसेस के द्वारा? जैसे कि सौर ऊर्जा से सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है ना, वैसे ही इस यूरेनियम से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, उसको बताना। ठीक है, फिर देखते हैं वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण, अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो परमाणु मिल के आपस में एक अणु बनाते हैं, ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी को पूछ रहे थे कौन सा बंध बनता है, तो कौन सा बंध बनता है यहाँ पर? विद्युत स्थैतिक बल। कौन सा? विद्युत स्थैतिक बल बनता है। ठीक है, अब गुरुत्वीय बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है किसी पर। नाभिकीय बल, परमाणु के नाभिक में जो परमाणु का ये जो नाभिक रहता है, यहाँ पर जो बल लगता है वो नाभिकीय बल लगता है, और यहाँ पर क्या चीज रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ये दोनों के बीच में जो बल लगता है वो नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत स्थैतिक बल ही है जिसमें दोनों दो परमाणुओं के संयोजन के समय लगता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो सक्रियता क्या का आविष्कार किसने किया था? तो इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे आपके हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल, ठीक है, हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो जैसे सभी अलग अलग जो खनिज प्राप्त होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। उसी प्रकार का इस रेडियम को प्राप्त करने के लिए भी कुछ एक अयस्क होगा, वो क्या होता है? आपका पीच ब्लेंड होता है। क्या होता है? पीच ब्लेंड। तो पीच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है? रेडियम प्राप्त होता है। इस हेमेटाइट से क्या प्राप्त होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया परमाणु, या आरोपित लिखा है या आरोपित है। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल, अभी मैंने बताया था। ये विद्युत स्थैतिक बल कहाँ लगता है? मैंने बताया जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो लगता है। ज्वारीय बल तो ज्वार भाटा वाला है, गुरुत्वाकर्षण बल फिजिक्स में पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत खालिस्तान द्वारा या ब्लैंक द्वारा जुड़े होते हैं। तो मजबूत किसके द्वारा जुड़ते हैं? किसमें बोल रहे हैं? आयनिक यौगिकों में। तो आयनिक यौगिक कब बनते हैं? जब आयनिक बंध बनता है, और आयनिक बंध का दूसरा नाम क्या होता है? विद्युत स्थैतिक बल। तो इसी विद्युत स्थैतिक बल के कारण ही आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा जुड़ पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लो NaCl। NaCl में पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, तो ये आयन आपस में क्या होता है? इसी विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा एक दूसरे को जोड़कर रखते हैं, जो सोडियम है और क्लोरीन है वो। ठीक है, फिर NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता क्या होती है ये तो पता होना चाहिए। तो किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे कि ये है, तो कहीं पर भी इसके रूल बताया था मैंने 2n² के अनुसार मैक्सिमम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पर मान के चलो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर कब होगी? जब 4 से कम है। जब 4 से कम है तो उसकी संयोजकता जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उतनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो संयोजकता मान के चलो 4 हो सकती है। ठीक है, 4 से कम है, जैसे 3 है तो उसका संयोजकता तो 3 ही होगी, 2 है तो 2 ही होगी, 1 है तो 1 ही होगी। लेकिन 4 से जब अधिक होगी, 5, 6, 7, तब उस केस में इसको 8 से घटा देना। 8 से घटाओगे तो 3, यहाँ घटाओगे तो 2, यहाँ घटाओगे तो 1, तब संयोजकता 3, 2 और 1 होगी। ठीक, ये होती है संयोजकताएं। जब तक अष्टक पूर्ण, सिंपल से बोलूं तो अष्टक पूर्ण करने के लिए लगने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी संयोजकता कहलाती है। तो जब 5 से 4 से अधिक है ना, तब घटा के निकाल लेना, लेकिन कम है तो उन्हीं संख्याओं को ही उसकी संयोजकता मानना। क्यों? क्योंकि किसी के पास कम चीज है तो वो आसानी से दान कर सकता है, किसी से लेगा नहीं। इसके पास मान के चलो 1 इलेक्ट्रॉन था तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगने नहीं जाएगा, बोलेगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन आप ही रख लो, तो इसके लिए इसकी संयोजकता 1। लेकिन किसी के पास 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो बोलेगा भैया मुझे 3 दे दो, मैं अपना पूरा 5 वापस नहीं कर सकता। जैसे आपके पास 5 रुपए है, आपके फ्रेंड के पास 1 रुपए, तो आप अपना 5 रुपए नहीं दोगे, लेकिन आपका फ्रेंड आपको 1 रुपए दे देगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना। तो संयोजकता क्या होती है समझ गए? 4 से कम है तो वही उसकी संयोजकता, और 4 से अधिक है तो 8 से घटा दो। तो यहाँ पर अमोनिया की बात की जा रही है। यहाँ पर अमोनिया की में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता कैसे मालूम चलेगा? पहले नाइट्रोजन का आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या है, 7। 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 5 पढ़ रखा है हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में उन्होंने बताया था, इस रूप में तोड़ते हैं।
ठीक। अब ये 5 जो है, ये 5 8 से कितना कम है, क्योंकि 4 से अधिक है ना, लेकिन 8 से कितना कम है, 3 अधिक, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3, तो 3 इसकी संयोजकता है, इसीलिए इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है। NH4 यहाँ पर ट्वाइस आएगा, यहाँ पर ट्वाइस आएगा। फिर SO4 के अणु में कितने परमाणु हैं, ये पूरा एक अणु है बोल रहा है, इसमें कितने परमाणु हैं, तो कितने क्या क्या लगे हैं देख लो। ये 2 यहाँ पर ट्वाइस आएगा ना, को यहाँ पर ट्वाइस लिखना छूट गया है, तो ट्वाइस मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये गलत समीकरण है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। तो ट्वाइस लेना, यहाँ ट्वाइस लगा मतलब N कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ तो खुद 4 था लेकिन यहाँ ट्वाइस है तो 4 दूनी 8। ठीक है, कैसे है 4 × 2 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कितना है S एक ही है भाई। O कितना है, O कितना है 4 है, तो देखो कितना हो गया 8 2 10 और 1 11 और 1 4 15 आपकी परमाणु है किसमें, इस अणु में, क्योंकि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर अणु बना है। तो साफ लिख दिया था ये एक अणु है, तो ये जो अपने आप में है सब क्या हो जाएंगे, परमाणु होंगे, तभी तो मिलकर अणु बनाए, तो परमाणु क्या है, इसके जितने भी नंबर हैं वो, तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस नहीं लिखा है देख लो, तो यहाँ 2 लगाना के आपको बनाना है। फिर प्रायः क्वेश्चन नंबर 14 लिखते, प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता क्या होती है। अभी संयोजकता क्या होती है मैंने बता दिया, तो जो धनावेशित तत्व होते हैं, धनावेशित तत्वों के लिए जो संयोजकता होती है वो हमेशा क्या होती है 1 2 3, 1 2 3 ही इसकी संयोजकता होती है। और धनावेशित कौन होते हैं, अधिकतर तो धातुएं ही धनावेशित होते हैं, तो उनकी संयोजकता क्या होती है 1 2 3। सीधे रटने वाली चीजें इसको याद करना, ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या खाली स्थान हो सकती है। तो सहसंयोजी बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के परमाणुओं के बीच आबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक तो सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। ऐसे ऐसे और ऐसे, कहाँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है 1 है, इसकी संयोजकता कितनी है 2, क्योंकि इसका परमाणु विन्यास निकालोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 आता है, इसके आखिरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 से कितना कम है तो 2 इसकी संयोजकता होगी, जितनी इसकी संयोजकता उतना इसका बॉन्ड। यहाँ 3 संयोजकता होती है, इसका 7 होता है परमाणु क्रमांक, 8 से कितना कम है, यहाँ पर घटा के देखोगे तो क्या आएगा 3, तो 3 इसकी संयोजकता, ट्रिपल बॉन्ड ये बनाया है। तो सहसंयोजी आबंध के परमाणुओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है बॉन्डों की या फिर आबंधों की, आबंध को ही बॉन्ड बोलते हैं, तो कितनी हो सकती है 3 मैक्सिमम, तो इसका ध्यान में रखना है। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए बोल रहा हूँ ना, कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के बनते हैं, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, बाकी किसी के लिए नहीं है वो। लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, लिथियम नाइट्रेट का सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए Li3N, Li3N लिथियम नाइट्रेट ये उसका सूत्र होता है। अब ये क्यों बताया, क्योंकि जब ऑक्सीकारक और अपचायक जब पढ़ोगे ना तो इन सब के बारे में पढ़ना होता है, तो डायरेक्ट कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि कौन सा है भाई बता दो करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर बोला गया अभिक्रिया MgO + CO + Mg + CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है। तो आपको ऑक्सीकरण पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। 2 चीज याद रखना, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा, प्लस लिख लेता हूँ, और इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, अपचयन, उसमें ऑक्सीजन क्या किया जाता है, त्यागा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो ये अभिक्रिया में ये चीज होता है। ठीक है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन की जगह, ये ऑक्सीजन की जगह यहाँ बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन निकला है और यहाँ पर हाइड्रोजन आया है, ये भी बोल सकता है। ठीक है, ये भी बोल सकता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है ना उसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, तो इधर पहला अभिक्रिया है, इसका अभिक्रिया होने के बाद ये प्राप्त हुआ है, मतलब ये वाला पूरा फंक्शन। तो इसमें देखो यहाँ एक ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ से हट गया है, तो यहाँ से हट गया मतलब इसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ऑक्सीजन निकल गया मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन। लेकिन इसमें देखो एक O था, यहाँ डबल आ गया, मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, मतलब इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। ऑक्सीजन आकर जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीकरण है, और ये क्या है, अपचयन है। तो आपको ऑक्सीकरण किसका हुआ पूछा जाए तो CO का हुआ है, ना कि CO2 का। CO का ऑक्सीकरण होने के बाद CO2 बना है, तो CO का क्या हुआ, CO मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, इसको ध्यान में रखना क्या होता है उसको। एक कॉमन फंडामेंटल केमिस्ट्री में बता रहा हूँ ना, फंडामेंटल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का चीज बता रहा हूँ।
क्योंकि आगे 20वें नंबर के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, उसके लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ अभी से। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। खाद्य पदार्थों में पदार्थ है, दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का मतलब क्या है? कभी कभी देख लेना, जो आप भी बाई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो मार्केट में, जैसे कि किराने स्टोर में चले गए, लेस ले लिए, चिप्स ले लिए, कुरकुरे ले लिए, या फिर और कोई भी नट्स वट्स आते हैं ये सब ले लिए, और उनके आप खाने लगे तो आपको ने जैसे रैपर को ओपन किया, आपको एक स्मेल आया। वो किस वजह से होता है? ये वसा और तेल जो रहता है, अब उसमें भी तो वसा और तेल है ना, ऐसा कोई भी चीज़ तो नहीं है जो बिना वसा और तेल का वहाँ बनाकर बेचा जा रहा है, वसा और तेल ही रहता है। तो उन वसा और तेलों का क्या हो जाता है वहाँ पर? ऑक्सीकरण। उसका ऑक्सीकरण होने की वजह से ही उसमें दुर्गंध आने लग जाता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि ये सेशन इसी तरीके से लगातार चलती जाएगी, तो आप सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, ताकि आपको लगातार इसके अपडेट वीडियो मिलते जाएं। जैसे ही वीडियो डल जाता है यूट्यूब पर, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसको व्यू करें, आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें, और आप अपने ज्ञान को बढ़ाते चलें। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर चलने वाले हैं। एमसीक्यूज धीरे धीरे, अभी साइंस का दौर चल रहा है, साइंस चलते जाएगा, फिर आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर का चलेगा, साथ में सीजी चल ही रहा है, इंडियन जीके भी आएगा धीरे धीरे। तो उन सभी चीज़ों का आपको पहले जानकारी मिली, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि शेयर करने से आपके जो फ्रेंड हैं उनको फ़ायदा हो, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और जो पूछता हूँ उसको कमेंट कर दिया करो, और आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, साथ में क्लास कैसा लग रहा है ये भी बता दिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? अभी मैंने बताया था क्या होता है भाई, ऑक्सीजन लेता है, मतलब ऑक्सीजन प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। ऑप्शन डी भी सेम है, तो एक ऑप्शन लेना, यहाँ पर डी को हटा लो, ये हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा। तो ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ भी कमी, यहाँ भी कमी, सिमिलर चीज़ है। अब लगेगा कि सर आंसर बाय द वे, बाय डिफॉल्ट इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन आ गए, दो ऑप्शन एक ही जैसे, तो वो ना अल्टीमेटली विलोपित हो जाता है, तो उसको छोड़ देना। आपको दोनों में से एक ऑप्शन को लेकिन मार के जरूर आना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में। और जस्ट इसका किसमें होता है? अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। अब ये जो मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और त्यागता है वाला कॉन्सेप्ट, ये किसका था? मैंने बोला फंडामेंटल केमिस्ट्री का था। अब मॉडर्न केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो मॉडर्न केमिस्ट्री में आप मॉडर्न ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस समझोगे। तो उसमें बेसिकली क्या होता है वहां पर, ये जो मैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और क्या बोला था मैंने, ग्रहण करता है और उसको त्यागता है, ये मैंने बताया था। त्यागना, जैसे कि ऑक्सीडेशन में बोला था ऑक्सीजन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है। अपचयन में बोला था ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के संदर्भ में बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आयन गायब, यहाँ पर ऑक्सीजन आयन गायब, तो हाइड्रोजन आयन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन था, ऐसा आप 9-10 के सिलेबस में पढ़ लोगे, उनके डेफिनेशन में पढ़ लोगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, क्लास आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने भी बहुत सारी छानबीन की, उसके बाद मुझे पता चला, क्योंकि बेसिक जानकारी मुझे भी यही थी, तो वहाँ पर पता चला कि जब कौन सा कथन सत्य है बोल रहे इसमें, तो इसमें पहले देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। ये अपवयन नहीं है, यहाँ पर जितने भी जगह अपवयन लिख दिया, ये क्या है? अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया में परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है, तो प्रोटॉन कभी भी भाग नहीं लेता किसी भी अभिक्रिया में, तो ये तो नहीं आएगा। प्रोटॉन यहाँ भी आए तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ लिखा है प्रोटॉन की क्षति होती है, तो मुझे भी शुरू में लगा था कि प्रोटॉन की क्षति होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अपचयन अभिक्रिया में, सॉरी, ये मेरे को लगा था कि ये सही नहीं होगा, ये गलत ही होगा, ये गलत ही होगा कि प्रोटॉन की क्षति होती है। प्रोटॉन की क्षति नहीं होती, प्रोटॉन तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में कभी भी प्रोटॉन की क्षति नहीं होती है, प्रोटॉन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ये तो गलत ही होता है, ये भी क्लियर था। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जब डी देखा मैंने, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आया उत्सर्जन, उत्सर्जित होता है। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है? ग्रहण किया जाता है। अपचयन अभिक्रिया में त्याग किया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। तो उस नजरिए से ना ये गलत लगता है ये भी, तो उस नजरिए से गलत लगने से आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जाकर उसको सही मार दोगे। बट आप डिटेल में जब पढ़ने जाओगे ना, हायर जब केमिस्ट्री की क्लासेस बीएससी एमएससी में पढ़ोगे, तो उनमें समझ में आता है कि जो अपचयन अभिक्रिया में
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। किस तरीके से उत्सर्जित होता है, अभी तो बोले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही ग्रहण करता है, तो एक ग्रहण जो करेगा तो उस अभिक्रिया के दौरान एक ग्रहण करेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं से तो ग्रहण कर रहा है कि अपने आप हो जाएगा, कहीं ना कहीं से ग्रहण कर रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन ही निकले और ऑक्सीजन ही प्राप्त हो, ऑक्सीजन के अलावा दूसरे विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व भी क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं या फिर उसको त्याग सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को जब धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया ना, तो उसमें पता चला कि उसके जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी उसमें ला सकते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी आदान प्रदान होता है, तो उसमें समझ में आया कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिनको ग्रहण किया जाता है, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण किया जाता है। तो वहां पर ये चीज मुझे क्लियर हुआ। तो आपको डायरेक्ट इस लाइन को याद करना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता है तो कौन सा कथन सत्य है, तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जिसे ग्रहण किया जाता है। इसके आगे आप अपने याद रखने के लिए याद रख लेना, जिसे ग्रहण किया जाता है। क्यों, क्योंकि कॉमन कॉन्सेप्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना ही अपचयन है और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन के अलावा अगर समझोगे तो यहाँ पर एक लाइन अपने से जोड़ लेना, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जिसे ग्रहण किया जाता है, ताकि आपका ग्रहण वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि कभी पूछा जाए अपचयन में क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, लेकिन कौन से, उत्सर्जित होने वाले, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि मिक्स, जिसमें थे रेडियो एक्टिव से संबंधित, ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित, गैस के नियम से संबंधित, रेडियोधर्मिता से संबंधित और संयोजकता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और मैंने इंक्लूड किए थे। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो इस सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। कमेंट कीजिएगा, जिन क्वेश्चंस के मैंने आंसर मांगे हैं उनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं।